हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। मैं आप लोग का होस्ट, नाम बसंत है, और कायाकल्प बैच 1 में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग को गॉड ने एक बहुत अच्छा दिन दिया है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग भगवान जी का थैंक यू करते हैं, और उनके बाद हम लोग इस सेशन को शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग का जो बैच 1 है उसमें लोग काफी अपने को जो है बदलाव में ले आए हैं, ऑलमोस्ट अपने को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, और उसको अपने दिनचर्या में ढालते जा रहे हैं, और दिन ब दिन हम लोग और बेहतर जिंदगी की ओर जो है बढ़ते जा रहे हैं। अच्छे स्वास्थ्य की जो है स्वास्थ्य के लिए हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, और वही हमें जो है आगे बहुत अच्छा एक हेल्प देने में मदद करेगा। दूसरी बात, जो भी गाइडलाइन दिया जा रहा है डाइटिशियन के तरफ से, या जो आपका फिजिकल फिटनेस हमारे एक्सरसाइज बता रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, वो भी आने वाला समय में हमारे हेल्थ को अभी से ही बहुत बढ़िया कर रहा है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करूंगा चंदन जी को, जो बताएंगे। हम लोग जो हर बात में, जो पहले गट रीसेट की बात हुई थी, हर में जो है आपका लीवर और आपका हमारे बॉडी का पेट का जो फंक्शनिंग है, मेटाबॉलिज्म, वो किस तरह से होता है, तो उसी को डिटेल बताने के लिए मैं इनवाइट करूंगा चंदन जी को। यस प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग मेटाबॉलिज्म के ऊपर में बात करेंगे। बहुत बार मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म आप लोग सुने होंगे। तो आज क्या है मेटाबॉलिज्म, उसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। लेकिन देखिए, वेट लॉस जर्नी इतना इम्पोर्टेंट जर्नी है, और आपका मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करने से क्या होता है, हम लोग अगर बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट इस तरह करता है। एक स्टडी इजराइल में भी किया गया था कि वो हमारा ब्रेन एज को भी स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, मतलब दिमागी रूप से हम जल्दी बूढ़ा भी नहीं होते हैं। और ये वाला चीज होने के लिए कम से कम 18 महीना, मतलब 1.5 साल कम से कम लगता है ये इफेक्ट को फील करने के लिए। तो ऐसा नहीं है वेट लॉस आप अभी जो कर रहे हैं तुरंत हो जाता है। और तुरंत कोई चीजें, बहुत सारी चीजों का अच्छा बेनिफिट आपको थोड़ा समय लगता भी है। लेकिन यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म का बात करें, मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में है क्या? मेटाबॉलिज्म आपका एक केमिकल प्रोसेस है जिससे आपका जो खाना है, जैसे मुंह पे आप खाना डालते हैं, खाना से एनर्जी निकालने का प्रोसीजर को मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप कितना अच्छा से ये होता है, वेट लॉस करने से आपका ब्रेन हेल्थ को भी अफेक्ट होता है। लेकिन उससे पहले आइए थोड़ा सा उसका मेटाबॉलिज्म के बारे में, थोड़ा उसका फंक्शनिंग थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये बात तो हम आप लोग को बहुत बार समझा, आप लोग सुन चुके हैं कि हम लोग का ब्रेन, हम लोग खाना खाते हैं कैसे, इससे एनर्जी मिलता है। आपका प्रोटीन से मिल रहा है एनर्जी, फैट से मिल रहा है एनर्जी, और कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलता है। ठीक है, ये तीन। उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सबसे मुख्य सोर्स ऑफ एनर्जी है। बॉडी यही सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करना पसंद करता है। ठीक है, क्योंकि ये तुरंत टूटता है, तुरंत शरीर का एक्टिविटीज को एम्पावर करता है, और तुरंत कारगर होता है, शरीर को उसमें कम मेहनत लगता है। ठीक है, तो वो आपका मेन जो तुरंत एनर्जी चाहिए होता है, ब्रेन, ब्लड, बाकी सब चीजों में जो तुरंत चाहिए होता है एनर्जी, नर्वस सिस्टम, इस सब में कार्बोहाइड्रेट्स वाला लगता है। और बाकी सब फंक्शन जो होता है आपका फैट्स, उससे भी निकलता है, लेकिन वो मजबूरी में अगर जरूरत पड़ा तब निकलता है। प्रोटीन से भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो भी बहुत बड़ा मजबूरी हो तो। अब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स है, इसीलिए हम लोग पहले ग्लूकोज को मानते हैं, जो उसका हम लोग जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के फॉर्म में हो, सिंपल कार्ब्स के फॉर्म में हो, शरीर को ग्लूकोज में ही तोड़ता है। अगर सिंपल तो ग्लूकोज आ ही गया। अब वो ग्लूकोज क्या करता है, हमारा शरीर क्या करता है, इंसुलिन की मदद से वो हम स्टोर करता है उसको लीवर में। ठीक है, लीवर में स्टोर करता है। लीवर में स्टोर करने के बाद क्या करता है, अगर उससे भी ज्यादा आप खाने लगे, ठीक है, तो वो लीवर
में स्टोर जो करता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में स्टोर करता है, ठीक है। लेकिन जिससे उससे भी ज्यादा अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ले लिए, जितना आप खपत नहीं कर पा रहे उससे भी ज्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, तो शरीर क्या करेगा, उसको लीवर में एज ए फैट स्टोर करने लगेगा, बॉडी में एज ए फैट स्टोर करने लगेगा। हम लोग प्रीवियस सेशन में जान चुके हैं कि शरीर फैट्स को नहीं छोड़ता है, एनर्जी को कभी नहीं छोड़ता है। वो उसके लिए पागल हो रहता है, वो उसके लिए खजाना है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग किसी कारणवश हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है, तो लीवर में स्टोर्ड फैट या फिर आपका ग्लाइकोजन ये सब फॉर्मेट में निकलता है और उस ब्लड ग्लूकोज को कमी पूरा करता है। लेकिन अगर उससे भी कम होने लगा, कभी अगर तुरंत चाहिए हुआ, तो क्या करता है शरीर, आपका प्रोटीन से और ये सबसे भी लेता है, ठीक है, क्योंकि हमारा बॉडी को एनर्जी चाहिए रहता है। तो अब क्या है, तो ये आप देखिएगा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज, ये एकदम सिंपल फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट से हम लोग का लीवर उसको ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में स्टोर कर रहा है, ये डायग्राम में आप देख रहे हैं। तो जब भी कोई चीज बनता है उसको हम लोग जेनेसिस बोलते हैं, और कभी भी जो चीज टूटता है उसको हम लोग लाइसिस बोलते हैं। तो ये ग्लू ग्लाइकोजन जो है, इस फॉर्मेट में आपका शरीर इसको ग्लूकोज को स्टोर किया, तो ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। अब शरीर को जब जब ग्लाइकोजन जरूरत पड़ता है ब्लड ग्लूकोज के लिए, तो क्या क्या ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना लेता है, तो ग्लाइकोजन लाइसिस, क्योंकि तोड़ता है वापस, ठीक है। लेकिन और भी ज्यादा कमी हो जाता है तो आपका फैट्स जो है, मैंने बताया था लीवर हो बाकी सब में फैट्स जो होता है ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में, वो ग्लिसरॉल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो भी ग्लूकोज बन सकता है मजबूरी में। अमाइनो एसिड्स भी ग्लूकोज बन सकता है, मतलब प्रोटीन ग्लूकोज बन सकता है। तो बन रहा है यानी कि जेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये फॉर्मेट में फिर आपका शरीर ग्लूकोज बना लेता है, ठीक है। अभी आप समझ गए, हम लोग कुछ भी खाते हैं शरीर उसको स्टोर करता है, उसको फेंकता नहीं है एनर्जी वाला चीज को, ठीक है। मेन मुख्य सर ये कार्बोहाइड्रेट मैकेनिज्म है, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं। तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज इस सब में तोड़ता है, वो अल्टीमेटली फिर फ्रुक्टोज गैलेक्टोज भी ग्लूकोज फॉर्म में आते हैं, बनते हैं, शरीर बना लेता है। वो आपका ब्लड में मूव प्रवाह करते रहता है, उसको हमारा बॉडी से इंसुलिन निकलता है, वो देखता है अगर ज्यादा है तो उसको लीवर में स्टोर कराता है, और उससे भी ज्यादा ग्लाइकोजन से भी ज्यादा अगर बहुत ज्यादा ग्लूकोज आ रहा है तो हमारा लीवर में एज ए फैट या हमारा बॉडी में एज ए फैट स्टोर करा लेता है। लेकिन जब कमी होता है तो वही ग्लूकोजन ग्लाइकोजन आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और उससे भी ज्यादा अगर कमी होने लगता है तो फैट स्टोर है या प्रोटीन स्टोर है, ये सबको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और फिर वो ग्लूकोज अल्टीमेटली एटीपी यानी कि एनर्जी के फॉर्म में आते हैं और हमारा शरीर को चलायमान बनाते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, एकदम सिंपल है, ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी आपको क्या लगता है हमारा वेट गेन का रीजन क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग कन्वेंशनल मॉडल की बातें करेंगे जो हम लोग जानते हैं, कुछ हद तक समझते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा एक नया मॉडल की तरफ बातें करेंगे। हम लोग जानते हैं कि ओवर ईटिंग जो हम लोग करते हैं, एक्स्ट्रा जो खाना खाते हैं, ठीक है, तो एनर्जी इंटेक बढ़ा रहे हैं, ओवर फिर लेकिन एनर्जी एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बैठे रहते हैं, तो जितना एनर्जी आ रहा है उससे ज्यादा उससे कम निकाल रहे हैं, तो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ स्टोर हो रहा है, हमारे बॉडी में स्टोर हो जाएगा, राइट। लेकिन वो धीरे धीरे इतना ज्यादा हो जा रहा है कि ग्लाइकोजन का जो ये है वो भर जा रहा है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज कम हो ही नहीं रहा है, तो और भी जो एनर्जी आ रहा है वो कहाँ खपत हो रहा है, वो आपका फैट बनने में खपत हो रहा है, तो लीवर पे डिपॉजिट हो जाता है आपका फॉर एज ए फॉर्मेट ऑफ, हम लोग फैटी लीवर हम लोग बात किए थे, ठीक है, फिब्रोसिस और सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हमारा बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा
ग्लूकोज आपका लिपिड्स में कन्वर्ट होता है और ये सब हमारा सर्कुलेटिंग वाला चीज बॉडी स्टोर करता है, ठीक है। और हमारा वेट गेन होने लगता है, हम लोग मोटे होने लगते हैं। लेकिन एक न्यूअर मॉडल ये चीज को और थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा है। वो बोल रहा है कि हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, स्पेशली रिफाइंड कार्ब्स, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका रिफाइंड कार्ब्स क्या है, क्या सिंपल है, उसको तोड़ना आसान है, मैदा को तोड़ना आसान है आटा के कंपेयर में, चोकर वाला आटा से। हम लोग सिंपल शुगर्स की बातें कर चुके हैं। तो ये सब तुरंत आपका ग्लूकोज लेवल हाई कर देता है। ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे बढ़ा नहीं रहा है, तुरंत। तो शरीर को लगा, और उसमें भी ओबेसोजेन, ओबेसोजेन भी एक तरह का पदार्थ है जो कि आपका इस सब में बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करता है। जैसे कि आप सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, आप अल्कोहल ले रहे हैं, ये सब क्या करता है और भी ज्यादा ये सबको ऐड करता है। खैर, इसके बारे में हम लोग बाद में कभी बात करेंगे। तो जब बाढ़ आने लगता है, देखिए ध्यान रखिएगा, अभी ग्लूकोज जो आ रहा है वो धीरे धीरे शरीर को जरूरत के हिसाब से नहीं आ रहा है, बाढ़ के फॉर्मेट में आ रहा है। क्योंकि अभी हम लोग रिफाइंड कार्ब्स ले रहे हैं, हम लोग शुगर ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग मिठाई खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं, तो शरीर में ग्लूकोज का बाढ़ आ जाता है। जब बाढ़ आता है तो शरीर भी बहुत थोड़ा सा लगता है कि अरे बहुत सारा एनर्जी आ गया रे भाई, हम लोग को तो चाहिए। तो शरीर क्या करता है, बहुत ज्यादा इंसुलिन छोड़ देता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो इंसुलिन का काम ग्लूकोज को कंट्रोल करना है। तो बहुत ज्यादा जब चला जाता है, तो बहुत ज्यादा इंसुलिन क्या करता है, उसको लीवर में स्टोर करने लगता है ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में। लेकिन ग्लाइकोजन का वो तो भरा हुआ है, तो क्या करे, फैट के स्टोर रूप में स्टोर करने लगता है, और एक एक पार्ट पूजा में सब जगह भरना शुरू करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि ग्लूकोज भी, इंसुलिन में भी बहुत ज्यादा आया, उसका भी बाढ़ आया हुआ रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो क्या करता है, जरूरत से ज्यादा वो क्या करता है, आपका शुगर को कंट्रोल करता है। मतलब वो क्या करता है, सारा जो जितना बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, थोड़ा देर के बाद देखिएगा वो गिर जाता है। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बातें की, सिंपल कार्ब्स लेने से क्या होता है, बॉडी में सूट आउट होता है और फिर अ, तुरंत गिर जाता है, जो शुगर रस होता है वो आता है। तो यानी कि इसमें अभी क्या हो गया कि इंसुलिन क्या किया, जितना ग्लूकोज है उसको सब हटाना शुरू कर दिया और जरूरत से ज्यादा हटा दिया। तो फिर बॉडी में कमजोरी मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल गिर गया। आपका ब्रेन एक्टिविटी हो, आपका बाकी सबका एक्टिविटी के लिए तो ग्लूकोज चाहिए ना। तो क्या होगा, शरीर क्या करेगा, आपका वो पेट ब्रेन को सिग्नल देगा, हाइपोथैलेमस हमारा उसको सिग्नल जाएगा, करे यार खाना नहीं है हमारा, देखो भूखा शरीर जा रहा है। फिर आपका बॉडी क्या करेगा, ये जो फैट स्टोरेज हो रहा था, अब क्या करेगा, रिड्यूस्ड आपका जो फ्यूल सेल का सिक्रीशन होगा, ये तो आपको फिर भूख लगेगा। तो फिर भूख लगेगा तो आप खाने के लिए छटपटाएंगे, फिर खाना खाएंगे। और उसमें भी आप अगर फिर रिफाइंड कार्ब्स अगर लेने लगेंगे, तो फिर इंसुलिन का बाढ़ आएगा, इंसुलिन का बाढ़ आएगा तो फिर ये करेगा। तो इसलिए कंटिन्यूस आपको भूख लगता रहेगा, है ना, और आपका वेट गेन होते रहेगा। फिर अगर आप उसके बाद भी अगर आप फटीग महसूस करेंगे, आपका एक्टिविटी रिड्यूस होगा, तो ये भी ऐड करेगा आपका फिर फैट स्टोरेज में। तो ये एक साइकिल चालू हो जाता है अंतहीन, ठीक है। इसीलिए आप देखिएगा, जो रिफाइंड फूड ज्यादा ले रहे हैं, उन सब का एनर्जी इंटेक बढ़ते रहता है, उनका सटाइटी जो होता है, हम लोग ने बातें की सटाइटी, वो नहीं आता है, ठीक है। इस तो इसीलिए सिंपल शुगर का ये सब ये है। होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो इसीलिए हम लोग को क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पे ध्यान देना चाहिए। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड आप पहले भी देख चुके हैं, बट स्टिल हम उसको दोबारा हाईलाइट करना चाह रहे थे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जितना बार बार देखें तो काफी जरूरी है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स आप कितना जल्दी शुगर सूट आउट करता है, ये मैटर करता है। ग्लाइसेमिक लोड, कितने ज्यादा वैसा एलिमेंट है, वो उसके ऊपर लोड कितना, उसके ऊपर दबाव है, शरीर के ऊपर लोड पड़ रहा है, ये चीज बताता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने इसमें बातें की, वाटरमेलन में ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, आपका
डोनेट में भी उतना हाई है। डोनेट हम लोगों ने बातें की थी, एक बालूसाइट ऐसा होता है एक मिठाई, वो उसमें भी बहुत हाई है, ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन वाटरमेलन उतना डेंजरस नहीं है क्योंकि उसमें थोड़ा सा अमाउंट है, तो शरीर को एकदम थोड़ा सा उसमें तुरंत भले ही भगाएगा, ये हल्का सा एक मिर्ची पटाखा जैसा, ठीक है। और वही मिर्ची पटाखा अगर लड़ी लगा देंगे, धर 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 फूटते जा रहे हैं, मतलब वो नंबर ऑफ मिर्ची पटाखा ज्यादा है, तो उसका लोड ज्यादा शरीर पे पड़ेगा। तो ग्लाइसेमिक लोड वाला चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर हाई वाला भी चीज खा रहे हैं है तो उसका क्वांटिटी कम होना चाहिए। तो आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड इस पे ध्यान देना चाहिए। ग्लाइसेमिक लोड बॉडी पे 10 से नीचे का होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, ताकि शरीर में इंसुलिन का बाढ़ नहीं आए उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, और हम लोग भूखा फील ना करें। तो हम लोग को रिफाइंड ग्रेन, एडेड शुगर को कंट्रोल में रखना चाहिए। नॉन स्टार्ची फूड और वेजिटेबल्स कुछ ज्यादा खाना चाहिए। हम लोग को फाइबर इसमें ज्यादा हो, वो शरीर के लिए ज्यादा अच्छा है। हम लोगों ने बातें की, फाइबर इतना जल्दी शरीर तोड़ता नहीं है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने से धीरे धीरे छोड़ता है। तो शरीर क्या करता है, धीरे धीरे ग्लूकोज फॉर्मेट में निकलता है। ग्लूकोज फॉर्मेट में निकलता है तो क्या होता है, हम लोग का एक एक इंसुलिन भी कंट्रोल वे में निकलता है। तो शरीर को जितना जरूरत है उतना वो देता है, बाकी सब ये नहीं होता है। होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, दाल है, वो सब हम लोग को लेना चाहिए। और लाइफस्टाइल पे भी फोकस करना चाहिए। लाइफस्टाइल पे फोकस करेंगे तो क्या बेटर होगा कि आप देखे होंगे कि हम लोग एनर्जी यूटिलाइज भी करेंगे। देखिए हम लोगों ने पहला मॉडल में भी हम लोगों ने जाना कि जैसे ब्लड ग्लूकोज डिप्रिशिएट करता है ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में, ठीक है, फिर आपका फैट्स और आपका फैट जो एक्सेस रहता है उसके फॉर्मेट में भी वो भी कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज आ जाता है, तो वहां पे भी लोड कम पड़ता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा फैट लॉस भी करते हैं। तो इसीलिए अदर फैक्टर्स में जैसे हमारा, हम लोगों ने नीट ईट इस सब के बारे में बात की, ये सभी मैटर करता है, फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। ये बस एक रिसर्च है जिससे ये पाया गया था कि कम ग्लाइसेमिक लोड फूड ज्यादा असर करता है कंपेयर टू लो फैट डाइट। हम लोग यूजुअली देखिएगा, हम एक भ्रांति है, लोग बोलते हैं अरे हम लो फैट डाइट ले रहे हैं ये, लेकिन आप लो फैट डाइट से भी ज्यादा आपको लो ग्लाइसेमिक लोड वाला फूड लेना चाहिए, ठीक है। आपका ये वाला चीज ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि हम लोग अभी बात कर चुके हैं, लोग बॉडी पे लोड ज्यादा पड़ रहा है तो इंसुलिन ज्यादा निकल रहा है। ये और ये सारे स्टडीज वही चीज को दर्शा रहे हैं, लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट ज्यादा बेटर है कंपेयर टू हेल्दी लो फैट डाइट, ठीक है। फिर लो वर्सेस हाई जीएल डाइट का कंपैरिजन करके दिखाया गया है। यहाँ पे आप ये सब स्टडीज देख सकते हैं, ये सब करके आपका यहाँ पे समझाया गया है वही चीज को। एक ही बात है जो हम लोगों ने अभी समझाया है, इसको और ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे। अब कुछ मिथ है, भ्रांतियां हैं इसके रिलेटेड। लोग बोलते हैं, हम बहुत सारे लोगों को देखे होंगे डाइट पे चल जाते हैं, यानी कि मील छोड़ देते हैं कि हम वेट कर लूज करेंगे। तो मैं बता दे रहा हूँ, आप अगर एक टाइम का मील लूज करते हैं तो शरीर, देखिए हम बोले बहुत जिद्दी बच्चा है, हम आपको बोल चुके हैं बार बार कि डाइट जो खाना है शरीर नहीं छोड़ता है, वो एनर्जी नहीं छोड़ता, जितना वो बटोर लेता है वो आने दो, हम गोडाउन बना लेंगे, हम जगह बना लेंगे, तुम बस दो। अब अगर आप खाना छोड़ रहे हैं तो शरीर बोलता है खाना छोड़ा, ठीक है हम अगले बार बताएंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब वो खाएंगे ना, वो क्या करेगा, किसी ना किसी तरीका से वो जो आप छोड़े थे उसको मेंटेन, मतलब उसका भरपाई करने का कोशिश करेगा। वो आपको तलब दलाएगा तो थोड़ा सा मीठा खा लिए, या फिर आपको क्या करेगा, ज्यादा क्वांटिटी में खिलवाएगा, मतलब ऐसे करेगा कि आपका जो चीज है आपने जो छोड़ा जिस पर्पज से, उसको बर्बाद करके रख देगा। प्लस ये आपका मेटाबॉलिज्म को भी खराब करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं आपका शरीर का साइकिल में बात करते हैं,
तो शरीर समझता है कि अभी हमको भूख लगता है, अभी ये करता है, तो आपका हार्मोन्स निकलता है, आप हार्मोन्स, ग्रेलिन हार्मोन्स निकलता है, तब आप नहीं खा रहे हैं, तो शरीर कंफ्यूज होता है, राइट। तो ये सब अफेक्ट करने लगता है। प्लस आप देखिएगा बहुत क्रूशियल न्यूट्रिशन जो होता है खाने के साथ, वो भी आप लॉस कर रहे हैं, जबकि हम लोग को कार्ब्स का कमी चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन का भी कमी करते हैं। इसीलिए हम लोग मील रिप्लेसमेंट की बातें की कि खाना लॉस नहीं करना, छोड़ना नहीं चाहिए, उसके बदले अगर आप खाना चाहते हैं तो मील रिप्लेसमेंट, प्रोटीन, ये सब आप सप्लीमेंट के रूप में भी आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर कैलोरीज, कैलोरीज का भी हम लोग बात करते हैं। अरे कैलोरीज तो सब में बराबर ही है, फैट्स भी कैलोरीज देता है, प्रोटीन भी कैलोरीज देता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी कैलोरीज देता है। कैलोरीज मापदंड है एनर्जी का, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का मुंह से सुने होंगे अरे इसमें भी कार्ब्स कैलोरीज है, लेकिन आप देखेंगे सब कैलोरीज बराबर नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक छोटा सा चॉकलेट केक और सैल्मन मछली का एक स्टीम और वेजिटेबल के साथ स्टीम किया हुआ थोड़ा बड़ा, दोनों का कैलोरीज एक है क्या? एक छोटा चॉकलेट केक भी आपको उतना कैलोरीज दे देता है जितना एक सैल्मन, एक मछली एक सब्जी के साथ पकाया हुआ देता है। तो इसका मतलब दोनों सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। चॉकलेट केक जो है वो आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, यानी कि आपका बॉडी में ग्लूकोज का बाढ़ आएगा, ग्लूकोज का बाढ़ आएगा तो इंसुलिन का बाढ़ आएगा, तो आपको वो भूख लगेगा। प्लस इसमें कोई ना फाइबर है, ना न्यूट्रिशन है, ना कुछ है, तो एक एम्प्टी कैलोरी है। तो आपका शरीर में उसको मेटाबॉलिज्म में दिक्कत होता है, उसको और चीज चाहिए होगा, वो सब नहीं मिलता है। लेकिन सैल्मन मछली हो, आपका स्टीम वेजिटेबल्स में आपको फाइबर है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, तो इस वजह से क्या होगा कि आपका शरीर धीरे धीरे उसको यूटिलाइज करेगा और आपका पेट ज्यादा भरा भरा फील होगा, तृप्ति ज्यादा महसूस होगा, राइट। तो इसलिए हर कैलोरी सेम नहीं है। आप मापदंड, कैलोरी एक एनर्जी नापने का जरिया है, बट बराबर चीज नहीं है, सबका अलग अलग ये चीज होता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का मुंह से आप सुने होंगे हम लोग तो खानदानी मोटे हैं, खानदानी खाते पीते घर के हैं, दादाजी, चाचा चाची, भाई बहन सारे ही मोटे हैं, और नानी लोग भी मोटी थी, हम तो मोटे होंगे ही। बट अब जस्ट इमेजिन कीजिए, क्या ये हजारों साल से ऐसे ही थे मोटे? जब हम लोग आदि मानव थे तब भी थे क्या? नहीं ना। तो यानी कि एक फेज आता है जहां पे आपका शरीर में गेन होने लगता है और जेनेटिक में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये आप मान लीजिए एक बंदूक की तरह है, बंदूक जेनेटिक्स आपको मोटा बनाने वाला फैक्टर्स नो डाउट आपको दिया है, लेकिन बंदूक को 10 बार चलाने से अच्छा 2 बार तो चलेगा। वो तो क्षमता आप में है, आप लाइफस्टाइल को रेगुलेट करके, डाइट को रेगुलेट करके आप उसको कर सकते हैं। मतलब जैसे पहले नया कोई व्यक्ति आया आपको वंशज में, पहली बार कोई मोटा हुआ होगा, पहली बार जिसको डायबिटीज हुआ होगा, उससे पहले तो लोग हेल्दी हुए ही होंगे, राइट। उसी तरीके से हम लोग वेट अगर गेन कर रहे हैं, तो हम लोग भी अगर उन्होंने लाइफस्टाइल खराब किया था, उसी तरह हम लोग भी अगर बेटर करेंगे, तो हो सकता है हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन का बेटर होते होते हो सकता है आपका जनरेशन जेनेटिक ऐसा हो जाए कि फ्यूचर में उनको नहीं हो। और आपके लाइफ में क्या है कि हो सकता है आपका शरीर पूरा प्रोन है आपका मोटा होने के लिए, लेकिन आप अपना लाइफस्टाइल को चेंज करके वापस उसको, जितना अगर 100 का डैमेज नहीं होगा, कम से कम 10 का डैमेज लेंगे, है ना। तो उसको कंट्रोल तो कर सकते हैं। हम लोग अगर पूरा ही छोड़ देंगे कि नहीं वो तो होना ही है मोटा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप ये सब एग्जाम्पल भी बहुत सारे फैमिलीज में देखे होंगे कि वो लोग डाइट कंट्रोल करके भी ये मेंटेन कर चुके हैं। तो आज का एक्टिविटीज ऑफ द डे ये रहेगा कि फूड सबका आप लिस्ट बनाइए जो हाई, मीडियम, लो इंसुलिन इन्फ्लुएंसिंग फूड हो। मतलब आप जो खाना खा रहे हैं उसमें ऐसा कौन सा फूड है जो आपका इंसुलिन को तगड़ा एकदम बाड़ा ले आएगा, तो थोड़ा थोड़ा ले आएगा, तो एकदम नॉर्मल सिक्रेट कराएगा, ऐसा क्या फूड है, ठीक है। यानी कि ग्लाइसेमिक लोड पे आपको ध्यान देना है। तो ये चीज को शेयर कीजिए, आपको तो और भी अवेयरनेस होगा ही, और प्लस बहुत सारे लोगों को आपके शेयरिंग से, लिस्ट से फायदा मिलेगा। थैंक यू एंड ओवर टू
our dietitian, Mrs. Rajini Rajesh. Thank you so much, Chandan जी, and a very good morning everyone. आज हम लोग, कल हमने बात की थी डायबिटीज के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हम, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारा वेट मैनेजमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा जो लाइफस्टाइल है उसके साथ जुड़ा हुआ है। आज मैं बातें करूंगी कि किस तरह से हम अपने डाइट को क्या ले सकते हैं और क्या क्या खाना चाहिए जिससे हमारा डायबिटीज कंट्रोल में रहे और साथ ही हमारा वेट भी मैनेज रहे। तो सबसे पहले मैं 7 ऐसी चीजों के बारे में बात करूंगी जिन्हें लेकर हम अपने वेट को और मैनेज कर सकते हैं, अपने डायबिटीज को कंट्रोल में भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजों का नाम आपको पहले से पता होगा, बट कुछ चीजों के नाम जानकर आपको शायद आश्चर्य होगा कि क्या इसे भी डायबिटीज में लिया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी मिलेट्स की। मिलेट्स हम सभी जान रहे हैं कि बहुत ज्यादा फायदेमंद है वेट लॉस में। हमारा जो वो फाइबर एनरिच है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन मिनरल सारी चीजें होती हैं जो हमारे ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। साथ ही इसका जीआई यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो काफी कम होता है। मिलेट्स का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो सिर्फ 28 होता है। तो ये जो डायबिटिक लोग हैं उनके शुगर कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद डायबिटीज यानी ब्लड शुगर का, शुगर में, ब्लड में हमारा शुगर लेवल का इंक्रीज हो जाना। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसी बिटर चीजों को लेने की जरूरत होती है। बिटर मीन्स नॉट ओनली इन टेस्ट, उसका जो तासीर होता है, उसमें जो क्वालिटीज होती है वो उसके शुगर को मेंटेन करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिटर गोड यानी करेले की बात करूं, ये डायबिटिक लोगों के लिए काफी अच्छा माना जाता है और ये प्रूवन भी है कि ये काफी हेल्प करता है। इसमें कैरेंटीन, पॉलीपेप्टाइड, वाइसिन जैसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। उतना ही नहीं, ये हमारे जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं उसको भी सिक्रीट करता है। जब हम कोई बिटर चीज अपने मुंह में डालते हैं तो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो सिक्रीट होने लगते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन तो इम्प्रूव होता ही है, साथ ही हमारा जो शुगर लेवल है वो भी कंट्रोल रहता है। प्लस ये जो बिटर गोड है ये हमारे इंसुलिन सिक्रेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो इस तरह से भी काफी हेल्पफुल है। बिटर गोड को हम सब्जी वगैरह में तो ले ही सकते हैं, साथ ही हम इसका जूस बनाकर भी ले सकते हैं। इसका जूस बनाने के लिए हमें इसके सीड्स को रिमूव करके पानी के साथ इसे हम ब्लेंड कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं और फिर इसे हम छान कर ले सकते हैं। टेस्ट एड ऑन करने के लिए हम थोड़ा सा लेमन जूस फ्रीज कर सकते हैं, पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट, और उसके बाद हम इसे ले सकते हैं। जो तीसरी चीज है जिसके बारे में मैं बात करूंगी वो है चने की दाल। जी हाँ, वैसे तो हर दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है, बट चने की दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है क्या आप गेस कर सकते हैं? लेट मी टेल यू, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 11 होता है, 11, जो बहुत ही कम है। और इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर जैसे मिनरल्स तो मिलते ही हैं, साथ ही ये लो कार्ब, इसमें कार्ब बहुत कम होता है, प्रोटीन में बहुत हाई होता है, फाइबर हाई बहुत ज्यादा होता है इसमें। हमें चने की दाल को रेगुलर अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। दाल के रूप में तो हम इसे ले ही सकते हैं, इसके डिफरेंट रेसिपीज बनाकर भी हम ले सकते हैं। जैसे इसे हम स्नैक्स के तौर पे इसे हम थोड़ा सोख करके 8 से 10 घंटे सोख करके और फिर हम इसको हल्का सा स्टीम करके या बॉईल करके इसमें जीरा, सॉरी क्यूकम्बर, प्याज, टमाटर वगैरह ऐड करके हम सैलेड या स्नैक्स के तौर पे भी इसे लिया जा सकता है, काफी हेल्दी होता है। इसे घिया ऐड करके लौकी और दाल की सब्जी बनाकर ले सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसे मिलेट के साथ मिलाकर खिचड़ी भी बनाकर ले सकते हैं। एक कंप्लीट और बहुत ही न्यूट्रिशियस एक मील हो सकता है, चने की दाल और मिलेट की खिचड़ी। तो चने की दाल को ज्यादा से ज्यादा हमें अपने डाइट में शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये वेट मैनेजमेंट और साथ ही हमारा जो शुगर लेवल है इसे कंट्रोल करने में काफी मददगार होता है। जो चौथे चीज जिसके बारे में मैं आज बात करूंगी, ये एक फ्रूट है। नॉर्मली फ्रूट्स को कहा जाता है डायबिटिक लोगों के लिए कि आप इसे अवॉइड कीजिए या बहुत कम मात्रा में लीजिए, बट ये एक ऐसा फ्रूट है, ये समर्स में पाया जाता है, समर्स में मिलता है गर्मियों के मौसम में, और ये एक ऐसा फल है जो डायबिटिक लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही जरूरी है और उनके लिए समझिए एक वरदान है।
जी हाँ, वो फल है ब्लैकबेरी या जामुन, जिसे हम जक, और इसे हम फल के रूप में तो ले ही सकते हैं, काफी जूसी होता है, डायबिटिक लोगों के लिए काफी अच्छा होता है। साथ ही हम इसका जूस बनाकर भी ले सकते हैं। इसके पल्प को निकालकर हम ब्लेंडर में पानी के साथ ब्लेंड करके, और फिर उसे हम पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट ऐड करके हम उसे ले सकते हैं। ये काफी न्यूट्रिशियस होता है और साथ ही डायबिटीज के लिए और वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब मैं बात करूंगी एक ऐसे दाने की, एक ऐसे सीड की, जो हम नॉर्मली अपने सब्जियों वगैरह में तड़का के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसे अगर हम उसका ड्रिंक लें, वो है मेथी दाना या फेनुग्रेक सीड। इसे अगर हम ड्रिंक लें रात भर पानी में सोख करके, सुबह उसको छान के हम ले सकते हैं, सब्जियों में ज्यादा मात्रा में ऐड कर सकते हैं, और इसे हम सोख करके ग्राइंड करके भी ले सकते हैं। यानी इसे हम अपने डाइट में जितना शामिल करें उतना अच्छा। ये वेट लॉस में काफी मददगार होता है, फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा होता है। फिर मैं बात करूंगी कुछ ऐसे सीड्स की जो हमें काफी हेल्पफुल होते हैं, जिनमें एक है चिया सीड। जी हाँ, चिया सीड्स के बारे में आपने सुना होगा, काफी दिनों से हम लोग बातें कर रहे हैं इसके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेट मैनेज करने में, और डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है। काफी रिच होता है फाइबर में, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में फाइबर कंटेंट काफी होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन इसमें बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन को भी मेंटेन रखता है। इसकी बायो अवेलेबिलिटी तब और बढ़ जाती है अगर हम इसे सोक करके लेते हैं। तो कभी भी चिया सीड्स को डायरेक्टली ना लें, उसे 5-6 घंटे सोक करके ले, ताकि वो अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं और वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। इसके साथ हम अगर फ्लैक्सीड या तीसी या अलसी जिसे कहते हैं, उसे भी अगर हम थोड़ा सा रोस्ट करके उसे पीस कर पाउडर बनाकर उसे ऐड करके लें, तो ये और भी न्यूट्रिशियस हो जाता है। और फ्लैक्सीड का भी एक तत्व है जो हमें हेल्प करता है अपने ब्लड शुगर को भी मैनेज करने में। साथ ही इसमें ओमेगा 3 काफी अच्छे मात्रा में होता है, और ओमेगा 3 जो है हमारे वेट लॉस के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। तो हमें फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स को अपने आहार में हर दिन जरूर शामिल करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए इसे सुबह उठकर सबसे पहला जो आपका होता है आहार, उसमें आप ले, रात को आप सोख कर दें और सुबह पानी मिक्स करके इसे आप ले सकते हैं। फिर आलमंड। आलमंड, जी हाँ, ये एक ऐसा है जो हम न्यूट्रिशियस तो जानते ही हैं, मेमोरी के लिए काफी अच्छा माना जाता है, कंसंट्रेशन के लिए काफी अच्छा माना जाता है। साथ ही ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए, शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बादाम आमतौर पे हम जानते हैं 1 या 2 तरह के होते हैं, बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो बादाम है वो 5 तरह के होते हैं। जी हाँ, गुड़बंदी, जिसे हम नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में मिलता है, मामड़ा, ये मेमोरी के लिए या मगज बादाम भी कहते हैं, कंसंट्रेशन और याददाश्त को इम्प्रूव करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है गुड़बंदी बादाम। फिर मामरा बादाम, जो वेस्ट बंगाल में नॉर्मली मिलता है, ये गोल शेप का छोटे आकार का होता है। बादामी, जो साउथ इंडिया में आमतौर पे मिलता है, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए काफी अच्छा है, ब्लड शुगर के लिए भी बहुत बढ़िया है। कश्मीरी बादाम, जो नॉर्मली पतला और लंबा होता है। फिर कैलिफोर्निया और आलमंड, जो नॉर्मली हमें पैकेट में मिलता है, और ये अमेरिकन बादाम भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये यूएस में उगाया जाता है। ये बड़े साइज का होता है, काफी स्मूथ टेक्सचर होता है, और ये डायबिटीज के लिए स्पेशली काफी अच्छा होता है। इसे हम अपने डाइट में शामिल करके डायबिटीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हर दिन हमें 10 से 15 ग्राम आलमंड को पानी में भिगोकर सोख करके इसे आपको लेना चाहिए। ये ऐसी कुछ चीजें हैं। साथ ही हमें कुछ ऐसी बात मैं बताना चाहूंगी कि अपने डाइट को और शुगर लेवल को, दोनों को ही मेंटेन करने के लिए हमें अनहेल्दी क्रेविंग्स को भी रोकने की बहुत जरूरत है। इसके लिए जरूरत है कि हम अपने जो फूड है, फूड हैबिट्स को चेंज करें, और जो हमारा अनहेल्दी क्रेविंग्स होती है उसको हम हेल्दियर डाइट से, जैसे जो फ्राइड फूड है उनको हम हेल्दी डिश से रिप्लेस कर सकते हैं। हम कर्ड से ले सकते हैं, आइसक्रीम की जगह योगर्ट ले सकते हैं, बटर की जगह पीनट बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही अपने स्ट्रेस और को भी मैनेज करके हम अपने वेट को और डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं।
उसके बाद जो बहुत जरूरी है वो है वर्कआउट, यानी एक एक्सरसाइज का सेशन हमें हर दिन करना चाहिए। उसके लिए मैं जल्दी से इनवाइट करना चाहूंगी मिसेस अंजू मेहता को, जो हमारी ट्रेनर है, फॉर दी एक्सरसाइज सेशन। तो थैंक यू एंड ओवर टू मिसेस अंजू। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास से स्टैंडिंग वाला ही करते हैं। खड़े होकर एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले अपने सिर से स्टार्ट करेंगे। सिर पे हल्का हल्का टैप करना है, बिल्कुल आपके मिडिल अंगूठे से कान के ऊपर जो मिडिल फिंगर जाएगा वहां पे टैप करेंगे। इससे बहुत सारे अच्छे हार्मोन्स जो है हमारे शरीर में रिलीज होंगे। ये करने के बाद फिर फोरहेड पे करते हैं। फोरहेड पे टैप करने से ना जिनको माइग्रेन या हेडेक है वो कंट्रोल रहेगा, ठीक होगा। फिर अपने चिक्स पे करने से फेस का ग्लो बढ़ा रहेगा। बिल्कुल हल्का हल्का प्रेस करना है। और इसके साथ ही किन्हीं किन्हीं को देखते हुए थोड़ा पैरालाइज होने से मुंह हल्का टेढ़ा हो जाता है, तो ये सब कुछ कुछ एक्सरसाइज करने से ना उनका ब्लड सर्कुलेशन सही होगा और वो फिर धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है। फिर अपने गर्दन पे हल्का हल्का प्रेस करना है, बिल्कुल सहलाना है। इससे जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपर या हाइपो, दोनों में काम करेगा। फिर बिल्कुल हल्का हल्का इसको थपथपाएंगे। फिर अपने कांध पे और जांघ पे, कंधे पे करने से जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। प्लस जांघ पे करने से जिनको नस का वेरिकोस वेन है या पैर में सूजन वगैरह रहता है वो इससे राहत होगा। ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल सही हो जाएगा पूरे बॉडी में। दोनों हाथ को आगे से लॉक करके सिर के ऊपर हाथ और बिल्कुल लंबा हो जाना है ताड़ासन में। इस तरह से 2 से 3 बार। ये करने के बाद साइड से एक हाथ ऊपर जाएगा और एक हाथ नीचे, जितना हो सके साइड झुकेंगे। साइड बॉडी में भी खिंचाव होना चाहिए। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले ना थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेचिंग करना चाहिए। फिर 10 टाइम। फिर अपने पीछे हाथ कमर पे थोड़ा सपोर्ट करके इसको पीछे की ओर फोल्ड करना, पीछे। फिर आगे झुकेंगे। आगे झुकते समय अपने हाथ से अपने नी के पास पीछे से करके इसे पूरा शरीर का पीछे से आपका खिंचाव होगा। इतना करने के बाद दोनों हाथ को आगे ले और इसको खोलना है। जब इधर साइड ले जाएंगे तो इस पैर का एड़ी आगे आके प्रेस होना चाहिए। फिर दूसरे से इस तरह से। टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर इसी को हम लोग पीछे, ऊपर जब हाथ जाएगा तो पैर पीछे जाएगा, ठीक है। हाथ ऊपर ऐसे। 1, 2 साइड से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। थोड़ा सा पैर को पीछे इस तरह से, इस एरिया पे थोड़ा खिंचाव होना चाहिए, इस तरह से। फिर हम पीछे पीछे जितना जा सके पीछे जाके पूरा कस के ताली बजना चाहिए। हाथ ऊपर। 2, 3, 4,
4 5। पैर आगे कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो एक जगह खड़ा खड़ा भी अगर करेंगे तो भी चलेगा। बस हाथ ऊपर से पीछे की ओर जाना चाहिए। वो करने से कि कंधे का मसल जो है आपका स्ट्रॉन्ग होगा। पैर को खोलेंगे अपने कंधे के बराबर, जितना खोल सकते हैं। सिंपल, पैर की एड़ी के पास को टच करके फिर ऊपर अपने कमर को छूना है। 1 2, एक हाथ कमर पे रहेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी साइड से दूसरा हाथ कमर पे और एक हाथ नीचे जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर पे हाथ और इसको थोड़ा सा गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर एक सीट में, सिर्फ एक पैर साइड जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको कमर पे हाथ रख के भी कर सकते हैं और हाथ ऊपर करके भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर पे हाथ और हल्का सा आगे की ओर घुटने को मोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन्हें जितना अभी बताते जा रहे हैं ना, ये सब एरोबिक्स का स्टेप है। और इसी को अगर म्यूजिक पे कर लेंगे तो बिल्कुल एरोबिक्स हो जाएगा आपका। इस तरह से आगे से करेंगे। 1 2 3, सिंगल सिंगल लेग कर रहे हैं, फिर डबल लेग इसको कर लेंगे। 4 5, फिर दूसरे साइड। 1 2 3, दोनों हाथ सीधा रहेगा, थोड़ा सा हाथ का भी इस तरह से होते रहेगा। 4 5 6, अभी दोनों पैर एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हाथ आगे से इस तरह से लॉक करके या फिर हाथ आगे करके इस तरह ऊपर जाएगा हाथ और पैर पीछे मुड़ेगा। 1 2 4 5 6 7 8 9 10। हाथ को आगे करके या हाथ ऊपर, एक हाथ ऊपर कंधे को और दूसरा हाथ इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Leg change। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंधे पे ही हाथ
और इसको क्रॉस करेंगे घुटने मोड़ के। 1 2 टच होना चाहिए यहाँ घुटना। 3 4 5 6 लेग चेंज। 1 2 3 4 5 6। इसको अभी दोनों पैर को एक साथ क्रॉस करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ आगे करके थोड़ा सा एक पैर पीछे जाएगा, एक पैर हल्का सा आगे, फिर इसको घुटना आगे आएगा। 1 2 3 4। इससे हमारा जो ये पेट का एरिया है, कमर के एरिया पे जो फैट रखते हैं वो भी कमेगा और हमारा फैट जो बर्न करना है वो भी हो जाएगा एक साथ। 5 4 6 8 9 10। लेग चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर को अपने कंधे इतना ही थोड़ा सा खोलेंगे पैर को और हाथ इस तरह से लॉक, एक साइड से पैर को टच करते हुए ऊपर से फिर नीचे आएंगे। थोड़ा सा लगना चाहिए कि इस तरह से गोल घूम गए हैं, जितना हो पाए उतना कर लेंगे। 1 2 3 4 5। एक साइड से बनाए, इसको अपोजिट कर लेंगे। 1 2 3 4 5। अभी सिंगल एक जगह ही खड़ा होकर कमर पे हाथ रख के धीरे धीरे जैसे वॉक करते हैं, एड़ी उठेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको 20 टाइम खुद से करना है। कीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसको 2-3 स्टेप करने के बाद फिर सिंगल स्टेप से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। फिर साइड लेग से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर इसको पीछे जाएंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये चारों स्टेप को एक साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 5 6। इसको आगे से आगे वाला नहीं करवाएंगे, आगे वाला नहीं कर लीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4। ये चारों को एक साथ करने का कोशिश कीजिए एक बार में, और उसको फिर एक काउंट कर लेंगे। 1 1 2 3 4 1 खुद से कोशिश कीजिए। थोड़ा सा अभी शुरू टाइम है तो थोड़ा दिक्कत होगी, बट फिर धीरे धीरे हो जाएगा। वन टू थ्री 1 2 3 4 अब चलिए रिलैक्सिंग करते हैं। थोड़ा जरूर थक गए होंगे सभी। पैर को आगे जितना हो सके उतना फोल्ड कर लेंगे, दूसरे पैर को भी।
फिर इसको पीछे की ओर मोड़ेंगे, ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने में आप आगे भी झुक सकते नहीं हो तो बस इस तरह से, अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो रही तो दीवार वगैरह का सहारा लेके फिर अपने पैर को ऊपर की ओर मोड़ना है, प्रेस देना है हल्का सा। वृक्षासन में आएंगे, एक पैर को अपने जांघ पे टिकाना है, हाथ को ऊपर करते हुए श्वास भरना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेग चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हम लोग अब बैठ जाते हैं। बैठ के थोड़ा सा सुखासन में बैठिए, या जैसे भी पालथी मार के जो भी बैठ सकते हैं उस तरह से बैठेंगे। बिल्कुल पीछे से आपका बैक पूरा स्ट्रेट रहेगा और इस तरह से पूरा बॉडी को क्रॉस करेंगे। एक हाथ घुटने पे, दूसरा पीछे जाएगा। पेट पे ट्विस्ट होना चाहिए, ऐठन होना चाहिए, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं बिल्कुल उस तरह से। फिर दूसरे साइड से भी एक हाथ ऊपर, दूसरा हाथ साइड से भी स्ट्रेचिंग कर लेंगे। हाथ इस तरह से कमर पे सपोर्ट करके या बिल्कुल पीछे रख के पीछे थोड़ा सा झुकेंगे, फिर आगे की ओर। सारी प्रक्रिया श्वास को भरते हुए श्वास लेना है और छोड़ना है। हाथ इस तरह से करके बिल्कुल जोर से श्वास भरेंगे, पूरा सीना चौड़ा हो जाना चाहिए, फिर उसको धीरे 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 रिलीज कर देंगे। एक हाथ से अपने सिर पे पुश करना है, फिर दूसरे हाथ से दोनों हाथों को लॉक पीछे से आगे की ओर पुश करेंगे, फिर आगे से पीछे की ओर। अपनी ठुड्डी को पकड़ के और पीछे ले जाएंगे तो मुंह हमारा जवा जो पूरा खुलना चाहिए। थ्री टाइम ही करना है। फिर इस तरह से जालंधर लॉक, अपनी ठुड्डी को बिल्कुल यहाँ अपने सीने पे लॉक, झुकना चाहिए। सर्वाइकल प्रॉब्लम जिनको है वो इसको जरूर किया करें धीरे धीरे, फिर पीछे ले जाएंगे। इससे ये थायराइड के लिए भी अच्छा है, सर्वाइकल प्रॉब्लम के लिए भी अच्छा है। ठीक है, फिर धीरे से गर्दन को गोल से घुमाएंगे, आंखें खुली रखें। 1 2 3, अपोजिट। 1 2 3, दोनों हाथ को इस तरह से लॉक और पूरा इसको खींचेंगे पूरा बॉडी को। जिनके कंधे हमेशा अकड़े हुए रहते हैं, दर्द रहता है, वो इसको जरूर किया करें। फिर जिस तरह से आगे इस तरह से प्रणाम मुद्रा में बैठते हैं ना, ठीक इसी को पीछे की ओर भी करने का कोशिश करें, इससे हमारा सीधा होगा, बिल्कुल उसी जगह पे। दोनों हाथों को रब करेंगे पूरा कस के और अपने आंखों पे हिट करना है 3 टाइम्स।
फिर से हाथों को रब करके अपने फेस पे गोलाई में थोड़ा सा फेस का मसाज करना है। पूरा जोर से ताली बजाना है ताकि आपको पांचों उंगलियां एक साथ हो, हाथ लाल हो जाए। इससे हाथों का ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल सही हो जाएगा। और हंसने की कोशिश करेंगे, खुश रहेंगे। थैंक यू मैम। गो टू होस्ट। ओके, थैंक यू मैम फॉर द वंडरफुल सेशन। आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा एंड जबरदस्त। हम लोग जब ये आधे घंटे का एक्सरसाइज कर लेते हैं तो पूरे दिन भर का हम लोग एनर्जी ले लेते हैं और पूरे दिन भर का जो काम करने के लिए हम लोग जो है रेडी हो जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एंड कल हम लोग यही 6:25 में हम लोग दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।